Hi friends, today we will be seeing communication skills. So, now what is communication? Impart or exchange of information by speaking, writing, or using some other means or mediums of sending or receiving information. देखो, कम्युनिकेशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपको ये बताना है कॉल करके अपने फ्रेंड को कि कल हमारा टेस्ट है, तो दिस इज एन इंफॉर्मेशन एंड यू नीड टू कन्वे दिस टू योर फ्रेंड्स. सो व्हाट यू विल डू, you will use any medium, like you will be writing or you will maybe calling them and tell them कि कल हमारा एग्ज़ाम है, कल हमारा टेस्ट है. So basically, what you are doing, you are exchanging the information. Communication does not only include the convey of information, it also includes the feedback also from the receiver. For example, I called my friend and I tell him or her about the exam. I convey them about the exam. Now, what they will do? They will reply me, yes, I got it. I got the message from the ma'am, from my ma'am, and I was also just calling you जब आपका कॉल आ गया. तो फिर आप पूछोगे ओके, आप कहोगे ओके, एंड देन इस तरह से कन्वर्जेशन जो है शुरू होगी. जब आपने कुछ बोला, दूसरे ने उसको समझा, रिसीव किया, और रिसीवर ने उसका फीडबैक भेजा. जब रिसीवर ने उसका फीडबैक भेजा तो आपने भी कुछ बोला. तो दैट मीन्स कम्युनिकेशन साइकिल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कम्युनिकेशन साइकिल में, यहाँ बता रही हूँ आपको, कि आपने अ, आप सेंडर है और ये रिसीवर है. तो सेंडर जो इंफॉर्मेशन रिसीवर को दे रहा है, उसका ये तो क्या हो गया, ये हो गया मैसेज कन्वे करना. फिर यहाँ पे फिर से क्या आएगा, फीडबैक आएगा. फीडबैक, गेटिंग माई पॉइंट. सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चैनल्स, यानी कि माध्यम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल्स एंड पर्पस, कि आपका किस तरीके का स्टाइल है, एटीट्यूड है. तो अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स की, तो वर्बल, नॉन वर्बल हो सकते हैं. स्टाइल्स या एटीट्यूड के बेसिस पे बोले तो फॉर्मल या इनफॉर्मल. बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स की बात करें तो जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल या वर्बल हो सकती है. नॉन वर्बल इंक्लूड्स ओनली योर विजुअलाइजेशन. इट डज नॉट नॉट विजुअलाइजेशन ऑल्सो इन, सॉरी, इट इंक्लूड्स द एक्सप्रेशंस. ओके, हाउ, सी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली उनके लिए होती है जो फिजिकली फिट नहीं होते, जो फिजिकली डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंड, डम, डेफ. तो एक्सप्रेशंस के माध्यम से या अदर वेज से हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है, ओरल या रिटन. फॉर एग्जाम्पल आज हम कॉल करते हैं, बोलते हैं बात को, तो वो ओरल हो गया. लेकिन पहले के टाइम पे जब फ़ोन्स नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, डिवाइसेस नहीं थी जिससे हम कम्युनिकेट कर सके, उस समय द ओनली मीडियम वॉज टू राइट देम. ओके, तो राइट क्या करते थे, क्या लिखते थे, हम लेटर लिखते थे. उस लेटर में हम अपनी बात बताते थे. फिर हम आखिर में ये भी मेंशन करते थे कि हमें इसका रिप्लाई देना, कि अगर तुम बाद में रिसीव कर लो तो कैसे पता चलेगा हमें कि उसने रिसीव कर लिया है. रिसीवर के पास वो लेटर पहुंच गया है, वो कैसे पता चलता था, जब रिसीवर उसका फीडबैक भेजता था, रिप्लाई भेजता था. ओरल कम्युनिकेशन हो गया, रिटन कम्युनिकेशन हो गया. बेस्ड ऑन स्टाइल्स एंड पर्पस, दैट मीन्स एटीट्यूड कैसा है उस इंसान का,
तो वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने वर्किंग प्लेस पे हो, यू विल बी फॉर्मल। वाई यू विल बी फॉर्मल? बिकॉज वहाँ पे आपके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स नहीं बैठे हैं। रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स नहीं है। वहाँ पे जो कोई बैठा है वो आपका एक ऑफिशियल पर्सन है। हर कोई ऑफिशियल मैन है। कोई दोस्त नहीं है वहाँ पे। कोई भी आपका क्या कहते हैं हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव्स नहीं है, फ्रेंड नहीं है। तो वहाँ पे आप फॉर्मली कम्युनिकेट करोगे। या अगर आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो तो क्या आप ऐसे करेंगे कि हाय हेलो बहुत टाइम बाद मिले? नहीं, आप पूछेंगे जी आप कौन। सो द वे यू आर स्पीकिंग इज फॉर्मल वे, रिस्पेक्टफुल मैनर में जब हम बात करते हैं। इनफॉर्मल जब हम यार दोस्तों के साथ होते हैं, जैसे कि हाय हेलो कैसे हो, इस तरह से इनफॉर्मल हो गया। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्यों हमें सीखना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। हर इंसान की, हर पर्सन की स्किल्स को ये डेवलप करता है। इंटरपर्सनल स्किल्स होती है कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली, तो उनको डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन आना चाहिए। एक्सप्रेस अफेक्टिवली एंड विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। और अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करोगे, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़ ज़्यादा इफेक्टिवली और बहुत अच्छे से एफिशिएंटली दूसरे तक पहुंच पाएंगे। कम्युनिकेशन बैरियर्स यानी कि रुकावटें। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फेल। इंटरपर्सनल यानी कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा हो तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज इंटरपर्सनल, ओके। बट समटाइम व्हाई इट फेल्स, क्यों कम्युनिकेशन फेल हो जाती है? it many communications, the message may not be received exactly the way the sender intended, and hence it's important that communicators seek feedback to check their message is clearly understood. कई सारे कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि जो भी मैसेज या इंफॉर्मेशन दी जाती है सेंडर के माध्यम से, तो वो एग्जैक्टली वैसे नहीं पहुंच पाती जो पहुंचनी चाहिए। इसलिए क्या ज़रूरी है? कम्युनिकेटर्स सीक फीडबैक टू चेक दैट देयर मैसेज इज क्लियरली अंडरस्टूड। जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो सेंडर है, उसको फीडबैक लेना चाहिए रिसीवर से कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। क्योंकि कई बार क्या होता है, रिसीवर्स में इंटरप्रेट द मैसेज, में इंटरप्रेट द communication, the information conveyed them by the communicator, and this leads to a communication misunderstanding, what I can say. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन के बारे में ढंग से पता रहे कि जो रिसीव हुई है वो ढंग से हुई है नहीं हुई है। एंड फॉर दैट सेंडर्स क्या करते हैं, रिसीवर्स से फीडबैक मांगते हैं। सम कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड। अब यहाँ पे हम कम्युनिकेशन बैरियर्स देखेंगे। यूज ऑफ जार्गन कुड बी ओवर कॉम्प्लिकेटेड और यूज्ड अनफैमिलियर टर्म्स। यूज ऑफ जार्गन, जार्गन क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को बोलना। जार्गन दैट मीन्स बीइंग कॉम्प्लेक्स और यूजिंग व्हाट यू कॉल एज योर, हम जो बोलते हैं ना गंदे शब्दों को लेना। तो अगर हम गंदे शब्दों को ले रहे हैं, ओवर कॉम्प्लिकेटेड शब्दों को ले रहे हैं, अनफैमिलियर टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट गुड। समझ आया? तो जार्गन दैट मीन्स ओवर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज़ करना। ठीक है। सो जार्गन वर्ड्स यानी कि जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, तो कई बार हम क्या होता है अपने को थोड़ा हाई स्टेटस का बताने के लिए दूसरे इंसान से ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं जो मे बी उस दूसरे पर्सन से फैमिलियर नहीं हो। तो ऐसी बातें या ऐसे शब्दों को यूज़ करना जो दूसरे इंसान से फैमिलियर ना हो, तो दिस इज़ व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन बैरियर। the other person would not be able to receive the message. For example, आपके साथ होता है ना कि बुक्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बहुत टफ होते हैं, एंड व्हेन यू आर रीडिंग दैट पैराग्राफ और दैट स्टोरी, क्या होता है कि आपको वो समझ नहीं आ पाती क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके लिए मिसिंग होते हैं, आप नहीं समझ पा रहे होते हो। तो अनटिल अनलेस आप उन वर्ड्स को नहीं समझ पा रहे हो, आप वो पूरी बात नहीं समझ पाओगे। तो वही चीज़ है
कि जो भी रिसीवर है वो बात को नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसमें आपने ऐसे शब्दों को यूज़ किया है जो उस इंसान के लिए अनफैमिलियर है। इमोशनल बैरियर्स एंड टैबूज, इमोशनल बैरियर्स एंड टैबूज, तो इमोशनल बैरियर्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है। इमोशनल बैरियर्स का हम एग्जाम्पल, तो मेरे को अभी कोई ऐसा क्लिक नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, इमोशनल बैरियर का मतलब ये है कि जब इंसान के इमोशंस एक दूसरे के बैरियर्स हो। ठीक है। तो इमोशनल बैरियर्स यानी कि आपके इमोशंस जो हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो आपको कम्युनिकेट करने से रोक रहे हो। तो इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, गुस्सा, एंगर। तो कई लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं बहुत जल्दी, और गुस्से को मन में ही सड़ाते रहते हैं। दैट लीड्स टू अ कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है। गुस्सा है तो दूसरों से बात नहीं करेंगे, तो वो इमोशनल बैरियर है। डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट, ये तो बहुत ही कॉमन है कि जो मैं सोचती हूँ वो दूसरा नहीं सोचता, और इस वजह से दो लोग जो है साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज द politics. In politics, people have different opinions, and when they have different opinions, that means they have differences in perception and viewpoint. And when people have differences in their perception and viewpoint, that means they are not able to freely communicate with each other. So this is your another point. The other point is physical disabilities. So there are many people who are physically different. For example, they cannot hear or they cannot speak. So this leads to again a physical disability, leads to physical barrier, because when you can't speak, when you can't listen, how you are able to easily communicate? So again, it's a problem. Physical barriers to non-verbal communications, not able to move any part. तो ये तो था फिजिकल डिसेबिलिटीज। अब फिजिकल बैरियर्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, लोग अपने हाथों का यूज़ कर कर के कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान का कोई बॉडी पार्ट मूव नहीं कर पा रहा है, फॉर एग्जांपल उसका एक हाथ नहीं है, तो क्या वो इंसान कम्युनिकेट कर पाएगा? फिर नहीं कर पाएगा। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी दिक्कत क्या आती है? फिजिकल बैरियर्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट एबल टू मूव एनी पार्ट। लैंग्वेज डिफरेंसेस एंड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अनफेमिलियर एक्सेंट्स। तो लैंग्वेज क्या है? सी, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड इट्स अगेन अ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अनफैमिलियर एक्सेंट्स। एक्सेप्शंस एंड प्रेजुडिस, exceptions and expectations, sorry, expectations and prejudice which may lead to false assumption or stereotyping. People often hear what they expect to hear rather than what is actually said and jump to incorrect conclusion. देखो, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपके घर में ने कुछ खाना बनाया है, और आपके छोटे भाई बहन या आपके पेरेंट्स कोई भी कह देता है कि तुमने बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाया, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करो, या कोई दूसरा आके कह देता है कि इसमें ये चीज़ें गलत है, इसको सही करो। तो आप कहोगे कितनी मेहनत से मैंने बनाया, मैंने तो एक्सपेक्ट किया था सब कितने खुश होंगे, और सब ऐसे हो गए। आगे से मैं कभी इन लोगों से बात नहीं करूँगी, ना कभी इन लोगों के लिए कुछ बनाऊँगी। फिर आता है कल्चरल डिफरेंसेस, वेरी अगेन वेरी कॉमन। कल्चरल डिफरेंसेस यानी कि जो लोग हैं डिफरेंट कल्चर के से बिलोंग करते हैं, है ना, डिफरेंट सोसाइटीज से बिलोंग करते हैं, वो लोग क्या है, एक दूसरे से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। हमारे में भी होता है कि ये तो छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है, तो वो स्टेटस भी आ जाता है यहाँ पे कि जो रिलीजन है, जो कल्चर है, जो कि अपर कल्चर्स माने जाते हैं, जो रिच कल्चर्स माने जाते हैं, वो उन कल्चर्स से जो पुअर है, या जो कि हम ज़्यादा पसंद नहीं करते टू फॉलो, ऐसे कल्चर्स को हम भाव नहीं देते हैं, तो उनसे हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है। The norms of social interactions vary greatly in different cultures, as do the way in which emotions are expressed. For example, the concept of personal space varies between the cultures and between different social settings. ओवरकमिंग बैरियर्स, कैसे इन बैरियर्स से हम छुटकारा पाएँ? तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है? अगर इन बैरियर्स से छुटकारा पाना है तो
स्किल कम्युनिकेटर्स बनो. मोस्ट ऑफ द above mentioned barriers can be overcome as skill communicators. Obviously, bridging gaps in geography and communicating through disabilities are a topic for different discussions. जो भी हम डिस्कशंस करते हैं या जो भी हम कम्युनिकेशंस करते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, जियोग्राफी. यानी कि डिफरेंसेस जो हमारे इंडिया इतनी बड़ा है, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा गैप है इन जियोग्राफी में गैप है, यानी कि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है, या कुछ ऐसे जगह हैं जो कि अनरीचेबल हैं. तो ऐसी जगहों पे जो लोग रहते हैं उनसे कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो पाता है, या जो फिजिकली डिसेबल्ड है तो उन लोगों से भी हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है. तो अब हम देख यहाँ पे अब हमारे को किस तरह से ब्रिज किया जाए, ओवरकम किया जाए इन बैरियर्स को, वो दे रखा है. Active listening is a skill that can be acquired and developed with practice. एक्टिव लिसनिंग एक स्किल है जो कि कैसे बनाई जा सकती है, प्रैक्टिस के साथ बनाई जा सकती है. एक्टिव लिसनिंग मीन्स एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि एक्टिव लिसनिंग यानी कि कान खोल के सुनना. दैट इज फुल्ली concentrating on what is being said rather than just hearing the speaker, the message of the speaker. Active listening involves listening with all senses. यहाँ पे आपको दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बीच में डिफरेंस बताया गया है जिसमें आप बहुत कंफ्यूज भी होते हो. वो है हियरिंग एंड लिसनिंग. हियरिंग का मतलब होता है कि कुछ सुना और सुन के गायब. दिमाग में किसी की आवाज़ गई लेकिन उस आवाज़ पे, उन शब्दों पे गौर ना डालना. Hearing, that means listening carelessly. And what is listening? Listening मतलब होता है कान खोल के सुनना. So hearing, that means carelessly किसी की बातों को अपने सुनना. And listening means ध्यान से सुनना. ठीक है. तो हेयरिंग यानी केयरलेस होकर के किसी के वर्ड्स को अपने अंदर ग्रास्प करना. लिसनिंग यानी कि बहुत ढंग से ग्रास्प करना. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हेयरिंग का एग्जाम्पल हो सकता है कि आई हियर समबडी वॉज टॉकिंग. मैंने सुना कि कोई बात कर रहा था. लिसनिंग मतलब आई एम लिसनिंग टू दिस म्यूजिक, आई एम लिसनिंग दिस म्यूजिक. लिसनिंग मीन्स कान खोल के सुनना. यूज सिंपल लैंग्वेज. So the other way is it's important to remember the audience that you are speaking to and use language that can be easily understood. वो जो हमारे इसमें पहला पॉइंट आता है ना, ये उससे ही कुछ मैच करता हुआ है. यूज़ ऑफ jargon could be over complicated unfamiliar terms. तो अनफैमिलियर टर्म्स को ना यूज़ करते हुए सिंपल भाषा को यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. It's important to remember the audience that you are speaking to and use language that can be easily understood. तो ऐसी भाषा को यूज़ करो जो easily understood हो, लोगों को समझ में आ सके. ठीक है. आगे मूव करते हैं. गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. अच्छा, मान लो आप कम्युनिकेशन में आपके रिसीवर हो. तो अगर आप रिसीवर हो तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है. यानी कि एक ऐसा फीडबैक देना है जो कंस्ट्रक्टिव हो, यानी कि जो बहुत अच्छा हो. फीडबैक इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल. कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सेंडर रिसीवर को मैसेज देगा, मैसेज जो रिसीवर है वो सेंडर को फीडबैक देगा, तो वो एक साइकिल बन जाता है. तो इस कम्युनिकेशन साइकिल में फीडबैक क्या होता है, फीडबैक इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल. Feedback, while the feedback that we give the speaker या sender में occasionally भी negative. अब मान लो कोई आपको नेगेटिव बात या कोई इंट्रोगेटिव बात कहनी हो, यानी कि कोई क्वेश्चन हो या कोई आपको उसमें बुराई निकालनी हो, कोई उसको निकालना हो. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी कंस्ट्रक्टिव इन नेचर. तभी भी आपको, अगर आप नेगेटिव बात भी कह रहे हो, उसे नेगेटिव फीडबैक भी दे रहे हो, तभी भी आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव रहना है नेचर. यानी ऐसी बात बोलनी है जो उसके दिल को दुख ना पहुंचाए और जो कि अच्छी हो. फॉर एग्जाम्पल, आपकी मैम है,
और आपकी मैम ने आपकी कॉपी खो दी है। अब आप गुस्से में होगे तो एक इंसान तो क्या करेगा कि मैम आपने मेरी कॉपी खो दी है। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने किसी पे आरोप लगा दिया है, किसी को आपने कल्प्रिट ठहरा दिया है। रादर आप इससे अच्छे से कैसे बोल सकते हो कि मैम शायद मेरी कॉपी आपके पास रह गई है, मेरे घर पे वो कॉपी नहीं है, मेरे फ्रेंड्स के पास भी वो कॉपी नहीं है, सो मे बी वो आपके पास हो, तो मैम प्लीज़ एक बार आप उसे ढूंढ सकते हैं। दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। द अदर फीडबैक कैन बी, फॉर एग्जाम्पल, आपको आज, हाँ, आपकी मम्मा ने आज खाने में कुछ बनाया और आपको वो थोड़ा कम पसंद आया, तो मम्मी आपने अच्छा खाना नहीं बनाया, आप अच्छा खाना नहीं बनाते हो, एक तरीका ये है। या दूसरा तरीका ये है कि मम्मा आज आपने उतना अच्छा नहीं बनाया जैसा आप बनाते हो। ये दूसरा तरीका है। सो बी कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, जो कहो वो ऐसा कहो जो दूसरे को गिराए ना, रादर वो उसको कुछ सही चीज़ बताए और कहे कि हाँ अब मुझे और अच्छा करना चाहिए। Summary: all living beings we need to express and understand the expressions of other. Like it or not, human society thrives on communication. तो हमें ये बात पसंद आए ना आए, हम communication पे ही based है, ये सच्चाई है। Civilizations have risen and fallen based on how good they were at maintaining sound relations with the rest of the world. आज भी यही है, हम रिश्ते निभाते हैं इस दुनिया के साथ। अगर अगर हम वर्ल्ड रिलेशंस अपने अच्छे मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे को कोई साथ नहीं देगा। आज हमारे को कितनी सारी चीज़ें हैं जो दूसरी जगहों से इम्पोर्ट करनी होती है। तो अगर आज मोदी जी या हमारी सरकार जो है वो अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं करेगी दूसरे देशों के साथ, तो आज जो कई सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं वो नहीं मिल पाएंगी। ठीक है। How to overcome communication barriers. A thorough understanding of communication barriers is a basic requirement to find out measures to remove और eliminate और overcome them. तो अगर आपको अपनी गलतियाँ पता है तो आप उनसे overcome भी कर सकते हो। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अगर आप ओवरकम करना चाहते हो बैरियर्स को, तो सबसे पहली चीज़ देखो, जो भी आपसे कोई बोल रहा है ना और आप उसको ध्यान से सुन नहीं रहे हो, हाँ, जैसे आपसे कोई कुछ कह रहा है और आप तभी क्या कर रहे हो, किसी को बुला रहे हो, दूसरे इंसान को, सर्वेंट को बुला रहे हो कि एक गिलास पानी दे देना मुझको, तो आप सीरियसली नहीं हो उसकी बातों को लेकर के। सो टेकिंग द रिसीवर मोर सीरियसली, थिंकिंग मोर क्लियरली अबाउट द मैसेज, जो उसने कहा है उसको, उस बात को ध्यान से सुनो और उस पर सोच विचार करके देन डिलीवरिंग मैसेज स्किलफुली, और जब आपकी बारी आए उस इंसान को फीडबैक देने की या मैसेज देने की अगेन, सो डिलीवर इट वेरी स्किलफुली। ओके। Orientation, suitable language, good listening, knowing the receiver, and then giving a good feedback are the things which are required to overcome the barriers. तो व्हाट इज फीडबैक? फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। फीडबैक का मतलब है कि आपसे जिसने जो कहा आप उसका रिप्लाई करो। द फीडबैक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, फीडबैक इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्सिक्वेंस नहीं रिजल्ट। जो किसी ने कहा उसको सुन के आपने जैसे इंटरप्रेट किया, तो आपने जो उस पर कंक्लूजन निकाला, जो रिसीवर ने सेंडर को बताया आखिर में, दैट इज द द feedback. It plays an important part in communication because it tells both the source and the receiver how their messages are being interpreted. अगर आपका फीडबैक अच्छा है तो इससे ये पता चलता है कि किस तरह से आपने इंटरप्रेट किया था मैसेज को। Descriptive feedback is specific information in form of written comments or verbal conversation. Descri- Descriptive feedback क्या होता है? Is a specific information in form of written comment or verbal conversation that helps a learner understand what she or he needs to do in order to improve. Descriptive feedback is most powerful tool for improving student learning. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, यानी कि
अगर आपको मान लीजिए एक रिपोर्ट कार्ड में किसी बच्चे के बारे में बताना है, तो आप उसका एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दोगे, यानी कि किस तरह से वो, कैसा वो बच्चा है, ठीक है, और उसके बारे में आप सारे डिस्क्रिप्शन दोगे जो आपको पता है, जो आपने उसमें खोजा है। सो दैट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। एंड अगर आप उसमें नेगेटिव्स भी डालना चाहते हो, यू कैन ऐड देम, सो दैट वुड इम्प्रूव द स्टूडेंट्स लर्निंग इन द फ्यूचर। यहाँ पे हमको डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के बारे में बताया गया है, आप इसे खोल के पढ़ भी सकते हैं। तो आप इस लिंक पे जाकर के दिस इज़ द लिंक दैट इज़ गिवन टू यू, तो इस लिंक पे जाकर के आप सर्च कर सकते हो कि आप सर्च कर सकते हो फीडबैक के बारे में। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक मैं आपको बता देती हूँ कि जिसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है आपको, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इन योर एसे यू हैव सक्सेसफुली कवर्ड द मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू द एनर्जी conservation. What could you add to the section on water conservation to deepen your reader's understanding of the issue? Most of your spelling is accurate. I found only two errors. See if you can find them. तो आपने ऐसे लिखा, और उसके बाद जब जजेस ने उसको रीड किया या टीचर ने उसे रीड किया, तो वो कहेंगे कि दो जगह मुझे स्पेलिंग एरर्स दिखी। आई फाउंड ओनली टू एरर्स, सी इफ यू कैन फाइंड देम। देन you used a lot of details as was shown in your sample. You mentioned 7 different things you liked about dogs. तो यहाँ पे again you giving again a detailed explanation, a detailed feedback, a descriptive feedback. Your map legend has all of your map legend has all the required key element needed to identify the geographical landform. तो यहाँ पे हर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, फीडबैक दिया गया है कि हमें आपकी कौन सी चीज़ अच्छी लगी। ये नहीं कि इट वॉज गुड, अगर मैं कहती हूँ इट वॉज गुड, इट्स अ जनरल फीडबैक, क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि जो चीज़ अच्छी लगी वो ये थी कि मैंने बहुत सारी 7 चीज़ें बताई हैं डॉग्स के बारे में जो मुझे पसंद है। तो कोई पर्टिकुलर चीज़ हमें डिस्क्रिप्शन फीडबैक में बोली जाती है कि हमें सबसे अच्छा ये लगा, ठीक है। स्पेसिफिक फीडबैक क्या होता है? Provides detailed or specific information on what the student did well, on what the student did well or not so well. स्पेसिफिक फीडबैक में आपको किसी पिन पॉइंट चीज़ के बारे में पता चलता है कि आपने सही अच्छा करा परफॉर्मेंस या अच्छा नहीं किया। जनरल फीडबैक में क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, जैसे गुड जॉब या यू डिड ग्रेट, इस तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में इस चैप्टर से यही आता है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे हम 7 C देखेंगे कम्युनिकेशन के। तो इसको यहाँ पे हम ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। यस, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, क्लैरिटी, करेक्टनेस, कॉन्क्रीटनेस, कंसिडरेशन, कटसी। एक एक करके देखते हैं। कंप्लीटनेस यानी जो बात कहो पूरी बात कहो, ठीक है। तो communication must be complete. It should convey all facts required by the audience. सारी जो completeness में क्या होता है, सारी की सारी जो information है वो आप बता दो। इससे क्या होगा, सेंडर अगर सारी information या जो मैसेज है सारा का सारा कन्वे कर देगा, उसके बाद जो कंप्लीटनेस है उसका क्या काम होगा कि रिसीवर जब डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा तो उसके पास सारे दिमाग पॉइंट्स होंगे और तब जाके वो डिसीजन लेगा, ठीक है। द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस। द सेंडर ऑफ द मैसेज must take into consideration the receiver's mindset and convey the message accordingly. Complete communication has following features. कंप्लीट कम्युनिकेशन में क्या होता है, डेवलप एंड एनहांसेस द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लीट कम्युनिकेशन क्या करती है, डेवलप करती है, एनहांस करती है रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
क्योंकि आप सारे पॉइंट्स जब दिमाग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कार लेने जा रहे हैं, तो अगर उस कंपनी में हर जो उस ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी में हर कोई जो एम्प्लॉय है जो उस कंपनी में काम कर रहा है, वह उस कार के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगा, किसी को अंधेरे में नहीं रखेगा, तो सब लोग यही कहेंगे कि वहाँ जाओ, उस वाले शोरूम में जाओ। उस शोरूम में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं और सारे इंफॉर्मेशन देते हैं। Complete communication always gives additional information wherever required. It leaves no question in mind of receiver. अगर आप आधी अधूरी कम्युनिकेशन देते हो तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस रह जाते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीट कम्युनिकेशन करते हो तो रिसीवर के माइंड में किसी भी तरह की का क्वेश्चन नहीं रहता है। कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग बाय द ऑडियंस रीडर रिसीवर्स। जो कंप्लीट कम्युनिकेशन है उससे क्या होता है, जो भी रिसीवर है या जो रीडर है जो ऑडियंस है वो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं एंड दे गेट ऑल डिजायर्ड एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन। इट परसुएट्स द ऑडियंस। ठीक है, ये ऑडियंस को खुश करता है। फिर कंसाइजनेस आता है। कंसाइज का क्या मतलब है? कंसाइज यानी छोटा रखना, मीन्स वर्डीनेस। वर्डीनेस यानी कि जो बात है कंप्लीट हो लेकिन यूजलेस ना हो। कंप्लीट कम्युनिकेशन में यूजलेस बातें ना हो, कंसाइज हो। Communicating that you want to convey the least possible words without foregoing the C's of communication. 7 C's of communication को फॉलो करते हुए बिना किसी आलतू फालतू बात को यूज करना। कंसाइजनेस इज द नेसेसिटी फॉर अफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो कंसाइज कम्युनिकेशन है वो ज़रूरी है अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। Concise communication has following features. It is both time saving as well as cost saving. It underlines and highlights the main message as it avoids use excessive and needless words. तो कंसाइज कम्युनिकेशन टाइम सेविंग होती है और कॉस्ट सेविंग भी होती है। कॉस्ट सेविंग कैसे होती है? अगर आप कहीं पे बैठ के ऑर्गेनाइजेशन में किसी या किसी कंपनी में आप बोले जा रहे हो तो यार कितना पैसा लगता है उस कंपनी का भी, आप ये सोचो, है ना? आप तो बोले जा रहे हो लेकिन वहाँ पे क्या कहते हैं, माइक है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है। इट underlines and highlights the main message as it avoids using excessive and needless words. जो कंसाइज कम्युनिकेशन है ये क्या करती है? अंडरलाइन करती है और हाईलाइट करती है मेन मैसेज को एज इट अवॉइड्स यूजिंग एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड्स। कंसाइज कम्युनिकेशन क्या होती है? शॉर्ट होती है एंड एसेंशियल होती है इन लिमिटेड वर्ड्स टू द ऑडियंस। ये क्या करती है? कंसाइज कम्युनिकेशन कन्वे करती है शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज ओनली इन लिमिटेड वर्ड्स। गागर में सागर करती है, सबसे सही बात ये है। फिर उसके बाद आता है कंसाइज मैसेज इज मोर अपीलिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिबल टू द ऑडियंस। जो कंसाइज कम्युनिकेशन होता है ये ज़्यादा अपीलिंग लगता है, लोगों को अच्छा लगता है एंड कॉम्प्रिहेंसिबल लगता है। कंसिडरेशन implies stepping into shoes of the others. Ensure that self respect of the audience. जब आप कंसिडरेशन में रहते हो दैट मीन्स यू कंसिडर ऑल द पीपल देयर। आप हर किसी इंसान की रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और उनके इमोशंस को हार्म नहीं कर रहे हो। कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हो जो दूसरे के दिल को छू जाए। मॉडिफाई योर वर्ड्स इन द मैसेज टू सूट द ऑडियंस नीड। यानी कि कंस्ट्रक्टिव बात कहो, जो बात कहो वो किसी के दिल को ना दुखाए। ठीक है, उसके बाद क्लियरिटी आ रही है। अब क्लियरिटी यानी कि जो बात हो वो बिल्कुल क्लियर हो, घूमी फिरी ना हो। क्लैरिटी implies emphasizing on a specific message or goal at a time. आप अपनी एक स्पीच में आप एक ही टॉपिक को लो और उसी टॉपिक पे बात करो रादर देन रनिंग हियर एंड देयर विद मेनी मैसेजेस। आप 10 टॉपिक्स को एक साथ समझाना चाहोगे तो इट्स इम्पॉसिबल। टेक वन टॉपिक, pick up one topic, one goal, and then just speak there, speak on that, okay?
rather than trying to achieve too much at once. Clarity in communication has following features. It makes understanding easier. अगर क्लियरिटी होगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी बात को. क्लैरिटी, कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड आइडियाज enhances the meaning of the message. कॉन्क्रीटनेस यानी सिकुड़न. जो कहो वो ऐसे कहो कि लिमिटेड वर्ड्स में हो. Concrete communication implies being particular and clear rather than fuzzy and general. Concreteness strengthens the confidence. अगर concrete communication होगी तो confidence बढ़ेगा भी. कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आप जो कहोगे वो लोगों को समझ आएगा, लोगों का अटेंशन बढ़ेगा, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. कॉन्क्रीट मैसेज हैज़ फॉलोइंग फीचर्स. इट इज सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स. इट मेक्स यूज ऑफ वर्ड्स that are clear and that builds up the reputation. Concrete message are not misinterpreted. इसमें स्पेसिफिक, अगेन इसमें भी वही है, स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं. इस पे उन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जो क्लियर होते हैं और रिस्पेक्टफुल होते हैं, यानी फॉर्मल वर्ड्स होते हैं. कॉन्क्रीट मैसेज मिस इंटरप्रेट नहीं होता है, यानी कि उसका मीनिंग कभी भी गलत नहीं होता है. कटसी यानी कि अगर जो भी आप कह रहे हो वो जो होना चाहिए वो कोर्टियस मैसेज होना चाहिए, यानी कि पोलाइट होना चाहिए, जुडिशियस होना चाहिए, एंथुजियास्टिक होना चाहिए और रिफ्लेक्टिव होना चाहिए. दैट मीन्स courtesy in message implies message should show sender expression as well as should respect the receiver. The sender of the message should be sincerely polite हो, judicious हो, reflective हो, enthusiastic हो. Courteous message has following features. Correctness. Correctness in communication implies that there are no grammatical errors in communication. Correct communication में क्या होता है? Message is exact, correct and well timed. जो message होता है वो exact होता है correct communication में. Exact, correct and well timed. If the communication is correct, it boosts up the confidence level. अगर आपका communication सही होगा तो आपका लेवल जो है वो बूस्टअप होगा, क्योंकि जब आप करेक्ट कम्युनिकेशन करते हो तो आपको पता होता है जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो, कोई आलतू फालतू वर्ड्स नहीं कह रहे हो. अगर आप एक कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हो और गलत सलत शब्दों का यूज़ कर रहे हो तो इट विल लूज योर कॉन्फिडेंस. Correct message has greater impact on the audience या readers. It checks for the precision and accurateness of facts and figures used in the message. It makes the appropriate and the correct language in the message. अब यहाँ पे आपका आता है expressing in a manner that show respect to the receiver of the message. Polite requests are useful for setting people at ease and still getting the assistance you need. पोलाइट रिक्वेस्ट होनी चाहिए. अगर आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करोगे सो जो लोग हैं वो सेटिंग पीपल एट ईज, यानी कि जो लोग हैं वो मतलब आराम से, बहुत आराम से आपकी हेल्प कर पाएंगे एंड आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा पाएंगे जो आपको चाहिए. कम्युनिकेशन गेम्स, तो आजकल ऑनलाइन आपको बहुत से कम्युनिकेशन गेम्स मिलते हैं. ये एक बहुत फन वे है जिससे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, लर्न कर सकते हैं हेल्पफुल मेथड थ्रू टीम इंटरेक्शन. बेसिक राइटिंग स्किल्स आती है यहाँ पे. तो सेंटेंसेस के बारे में है कि जो सेंटेंस होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कोई कंप्लीट थॉट देता हो. कम्युनिकेशन में हम इन सब के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हम जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम सेंटेंसेस को ही कम्युनिकेट कर रहे हैं. अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. सब्जेक्ट होता है नाउन, वर्ब होता है एक्शन वर्ब. सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं. सिंपल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं. तो देखते हैं कि व्हाट आर सिंपल सेंटेंस. अ सिंपल सेंटेंस is one independent clause that has a subject and a verb and expresses a complete thought. सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, इसमें एक क्लॉज होता है जिसमें एक वर्ब एंड एक सब्जेक्ट होता है और एक कंप्लीट थॉट बताता है. Must have a subject and a verb, must express a complete thought, must only have one clause. Clause क्या होता है जिसमें subject and verb होता है. I'm out of paper for the printer. ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है.
Will you help me with the maths homework? तो of out of paper for the printer, या will you help me with the math homework? तो एक सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड में क्या होता है, इसमें आपको दो सेंटेंसेस जोड़ के दिए जाते हैं, और ये जिनसे जुड़े हुए होते हैं वो कौन से वर्ड्स होते हैं, एंड, इफ, इस तरह से। तो वो मैं आपको लिस्ट दूंगी, अभी आपको दिखा देती हूँ। तो जो भी सेंटेंसेस के बीच में, इसको समझने की एक ट्रिक होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस को, कि जहाँ पे भी बट एंड ये सब वर्ड्स आते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वहाँ पे हमारा कहते हैं कि वी हैव आर व्हाट यू कॉल एज कंपाउंड सेंटेंस। इसे याद करने का भी एक ट्रिक है यहाँ पे, फैन बॉयज। तो एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। तो जहाँ पे ये सब वर्ड्स आ जाते हैं वहाँ पे हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। आई ड्रोव टू द ऑफिस एंड देन आई वॉक टू द कैबिन। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होते हैं, इसमें ऑल दो जैसे वर्ड्स आते हैं, ठीक है। सो जब तब वैसे वाले वर्ड्स आते हैं। जब रोहन वेन रोहन ऑल्दो रोहन हैड सम डाउट, ही फाउंड द कोर्स वेरी यूजफुल। तो रोहन को वैसे तो डाउट था, बट उसे ये कोर्स अच्छा लगा। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, रोहन हैड सम डाउट्स बट ही फाउंड द कोर्स वेरी यूजफुल। ऐसे भी हो सकता था, अगर ऐसी फॉर्म में होता तो कंपाउंड होता, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। ऑल्दो रोहन हैड सम डाउट्स, ही फाउंड द कोर्सेज वेरी यूजफुल। कंप्यूटर्स हैव come a long way since they first came on the market। इस तरह से। अब यहाँ पे फ्रेजेस आते हैं। फ्रेजेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे मैं आपको फ्रेजेस समझाने वाली हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, फ्रेज क्या होता है। फ्रेज एक ग्रामेटिकल टर्म होती है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं आते हैं, एक इनकम्प्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ये, जिसका कोई मतलब नहीं होता अपने आप में अनटिल ही किसी सेंटेंस के साथ ना है। नाउन फ्रेज जैसे फ्राइडे बिकेम अ कूल वेट आफ्टरनून। तो नाउन फ्रेज में अभी आपको और अच्छे से पता चलेगा, यहाँ पे एक सेकेंड। तो यहाँ पे जैसे फ्राइडे जो है वो नाउन है, और फ्राइडे के बारे में बोला जा रहा है दैट फ्राइडे बिकेम अ कूल एंड अ वेरी वेट आफ्टरनून। वर्ब फ्रेज मैरी माइट हैव बीन वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। तो यहाँ पे वर्ब आ रहा है वेटिंग आईएनजी के साथ। जेरेंड में क्या होता है कि जो भी वर्ब होता है वो पहले आ जाता है और एक्ट एज अ नाउन। आइस ईटिंग आइसक्रीम ऑन अ हॉट डे कैन बी गुड वे टू कूल ऑफ। इस तरह से। तो यहाँ पे ईटिंग जो हो गया वो वर्ब हो गया। इन्फिनेटिव शी हेल्प्ड टू बिल्ड द रूफ। तो जहाँ पे टू आ जाता है वो हमारा इन्फिनेटिव होता है। दे शी हेल्प्ड टू बिल्ड द रूफ। प्रीपोजिशन इन द किचन, यू विल फाइंड मैनी मॉम, यू विल फाइंड माई मॉम। तो प्रीपोजिशन में यानी पोजिशन बता दी जाती है, इन द किचन, तो किचन में, यू विल फाइंड माई मॉम। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स है। अगर हमें यहाँ पे देखें तो यस, नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ नाउन्स एंड ऑल देयर मॉडिफायर्स। वर्ब फ्रेज में क्या होता है, वर्ब होता है। जेरेंड में क्या होता है, जो भी सारा वर्ब होता है आईएनजी के साथ वो नाउन की तरह एक्ट करता है। इन्फिनेटिव में आईएनजी लग जाता है। अपोजिव में उसकी जो yes, possessive phrases restate and define the noun. They are made up of one or more words। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पार्टिसिपल में क्या होता है कि इसमें पास्ट या प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बताए जाते हैं, इससे शुरुआत होती है सेंटेंस की। प्रीपोजिशन देख लिया, और अभी और देखते हैं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेजेस, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में क्या होता है कि अ नाउन फ्रेज इंक्लूड अ नाउन, कोई भी पर्सन, प्लेस या कुछ भी, ठीक है। उसके मॉडिफायर्स होते हैं जैसे आइदर, बिफोर और आफ्टर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अ ग्रेट इंग्लिश टीचर। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या है, मॉडिफायर है, और ग्रेट क्या है, नाउन है। द कैट दैट रिफ्यूज टू माउ। अब दैट रिफ्यूज टू माउ, म्याऊ, ये आपका मॉडिफायर है और कैट आपका नाउन है, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जेरोम adopted a cat that refused to meow। तो यहाँ पे अब a cat that refused to meow तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अ ग्रेट इंग्लिश टीचर, से यहाँ पे है जैस्मिन विद हर, yes, with the love of Shakespeare and knowledge of grammar, Jasmine will someday be a great English teacher। तो यहाँ पे great English teacher ये आपका फ्रेज है। वर्ब फ्रेज में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होता है, एंडिंग विद वर्ब एंडिंग इफ नेसेसरी। जैसे शी हैव बीन राइटिंग, और मस्ट वॉश, इस तरह से। प्रिपोजिशन में क्या होता है, प्रिपोजिशन प्लस नाउन, प्रोनाउन, जेरेंट क्लॉज। जैसे कि अंडरनीथ द सैगिंग येलो कोच, अंडरनीथ इज अ प्रिपोजिशन, ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है इन्फिनेटिव, जहाँ पे टू के साथ कोई भी वर्ब लगा हो। जैसे एग्जाम्पल, टू स्लर्प्स, है ना, या टू सेंड द डॉक्यूमेंट बिफोर द डेडलाइन, इस तरह से। सो यहाँ पे आपको ये पीडीएफ में सारे फ्रेजेस दिख सकते हैं। फिर यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं, नाउन जो भी थिंग होती है, प्लेस होता है, एडवर्ब जो किसी वर्ब को, जो किसी वर्ब का एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव जो किसी नाउन की विशेषता बताए, प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे यूज़ है, प्रीपोजिशन जो किसी भी चीज़ की प्लेसमेंट बताए वो कहाँ पे प्लेस्ड है, कंजंक्शन जैसे एंड और बिकॉज, ठीक है, और इंटरजेक्शन वाओ, माई, ऐसे, जहाँ पे एक्सक्लेमेशंस आते हैं। आर्टिकल राइटिंग क्या है, आर्टिकल राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ नॉन फिक्शन टेक्स्ट। तो जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं वो सब फिक्शनल टेक्स्ट है, लेकिन आर्टिकल एक नॉन फिक्शन टेक्स्ट है जो पॉलिटिक्स पर या हेल्थ पर, इन सब चीज़ों पे बताया जाता है, अबाउट द करंट और रिसेंट न्यूज़, आइटम्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट और स्पेसिफिक टॉपिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में क्या होता है, एक सैंडविच की तरह होता है या एक बर्गर की तरह होता है। पैराग्राफ में सीरीज ऑफ सेंटेंसेस होते हैं दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट एंड आर ऑल रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक। टॉपिक मान लो दिवाली है तो आपने उसमें पैराग्राफ लिख दिया, तो उसमें क्या आता है, पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस एकदम टॉप टॉप वन पे, देन उसमें टमाटोज एंड लेट्यूज एंड मीट यानी कि सपोर्टिंग डिटेल, देन कलरफुल वोकेबलरी, मस्टर्ड, केचप एंड ये relish, ये क्या है आपकी कलरफुल वोकेबलरी है। एट द एंड कंक्लूडिंग वन है, दैट इज अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। इसके ग्रामर को हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं एक अच्छा सा पीडीएफ निकाल के रखूँगी जिससे हम इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।